8 फरवरी के इंतखाबात का ऑडिट करवाया जाए। क्या हुकूमत ऑडिट करेगी? पीटीआई मुतालबा करती है कि नए इंतखाबात, क्या वो मानेगी? पीटीआई मुतालबा करती है कि हमारे जितने भी गिरफ्तार लोग हैं उनको रिहा किया जाए। क्या हुकूमत मानेगी? हुकूमत के पास क्या है उनको देने के लिए? यही मुतालबात तो इस हुकूमत के भी थे जब ये ऑपोजिशन में थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी तब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कोई इस तरह का मुतालबा नहीं माना था। मैंने ये नहीं कहा कि ये लोग कैसे माने? इसका मतलब है ना कि हम एक दूसरे से बदला ले रहे हैं। यानी अगर कुछ बुरा पीटीआई ने किया था तो आज हुकूमत भी वो बुरा कर रही है, तो फिर इसका फर्क क्या पड़ा? अच्छा, कहा यह जाता है कि पीटीआई का तो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कम है, उन्होंने तो एक दफा हुकूमत देखी है। ये तो तजर्बाकार सियासी जमातें हैं ना, डेमोक्रेटिक इनका जेस्चर है, इनका पूरी एक हिस्ट्री है। अगर ये जमातें भी पॉलिटिकल स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, बातचीत के लिए तैयार नहीं है, मफाहमत के लिए तैयार नहीं है, सही तरीके से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप मुझे बताएं, ये जो 10-10 बरस की सजाएं दी गई हैं, आपने इनकी अदालती प्रोसीडिंग पढ़ी है? आपने उनके जजों के रिमार्क्स देखे? यानी जिसमें कहा जा रहा है कि क्योंकि 100 से ज्यादा लोग हैं, हम एक एक केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, इसलिए सभी के सब आप उसमें डाल देंगे। तो ऐसे अगर फेयर ट्रायल नहीं होगा तो फिर कैसे बात बढ़ेगी? बताया ही जा रहा है बैरिस्टर गौहर की जानिब से कि हर जो है उनके रुकन पर 50-50 मुकदमात किए हुए हैं। तो आप समझते हैं सलमान आबिद साहब कि यहाँ पर जो बानी की रिहाई का मामला है उसमें बानी खुद हायल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वकला का एक पूरा दस्ता है जो उनकी इस वक्त जमात में मौजूद है और उसके साथ सियासी लीडरान भी मौजूद हैं। तो ये दोनों मिलकर कोई बानी पीटीआई की रिहाई के अंदर तो खुद अदालतें रुकावट है। आप मुझे बताइए, अदालतें कितनी प्रोसीडिंग कर रही हैं? वो जो अल-कादर ट्रस्ट है उसका केस कहाँ है? तोशा खाना का केस कहाँ है? आप बार बार उनकी तारीखों को इल्तवा में करते जा रहे हैं, तो अदालतें तो खुद रुकावट पैदा कर रही हैं। आप एक दफा सजाएं सुना दें, अगर आपको लगता है कि बानी पीटीआई उसके अंदर मुलव्वस है और बानी पीटीआई कल्प्रेट है, तो आप सजाएं तो सुनाए ना। आप तो सजाएं भी नहीं सुना रहे। तो उसमें भी सलमान आबिद साहब कभी पीटीआई के वकला नहीं पहुंचते। सर बात यह है कि अदालत देखिए, कभी अगर वो नहीं पहुंचते तो आप उनको भी सजाएं दें, उनको भी पनिश करें। अब ये 2 साल के बाद आपने 10-10 साल की सजाएं सुनाई है ना, और वो भी इस वजह से सुनाई कि चीफ जस्टिस ने कहा कि 4 माह के अंदर केस जो है ना उनको खत्म करें। तो अब उसके अंदर फेयर ट्रायल कहाँ हुआ है? इसलिए मैं ये कहता हूं कि बानी पीटीआई को कई जगह पे खुद रुकावट होंगे, मान लेते हैं कि उनके रवैये में बड़ी सख्ती है, वो भी कोई स्पेस नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो अदालती कार्रवाई है उसमें बानी पीटीआई तो रुकावट नहीं है ना, उसमें तो अदालतें रुकावट पैदा कर रही हैं, उसमें इल्तवा कर रही हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि सारा इल्जाम सिर्फ एक फर्द पर ना डाला जाए, बाकी लोग भी उसके अंदर उतने। अब देखिए ना, कई दफा अदालतें कह चुकी हैं कि जो गवर्नमेंट के प्रोसिक्यूटर्स हैं वो तैयारी करके नहीं आते हैं, वो हर दफा आगे कहते हैं जी हमें नई डेट दे दी जाए और हमें वो रिकॉर्ड चाहिए। और जिस तरीके से सजाएं सुनाई गई हैं, आप मुझे बताएं कि जी एक कमरे में छुपकर सोफे के पीछे में छुपा हुआ था और मैं वहां पे गया और मैंने देखा कि वहां पे कोई साजिश हो रही है। अब आप इस कमरे में कोई बंदा आके सोफे के पीछे छुप जाए, आपकी नजरों के सामने आया और आपको पता ना चले, यानी किस दुनिया में रह रहे हैं हम, किस तरह की प्रोसीडिंग को कराना चाहते हैं? तो मैं समझता हूं कि इसमें काफी मसाइल हैं। बानी पीटीआई की रिहाई इतनी आसानी से नहीं होगी। अच्छा, और ये जो एहतजाज का भी एक दफा जिक्र कर लेते हैं, जो भी सिचुएशन बनी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से कहा था कि हम बड़ा जबरदस्त किस्म का एहतजाज करेंगे, तहरीक चलाएंगे, उस तरीके की तो नहीं हो सकी। 5 एहतजाज, अब 14 की भी कॉल दी गई है। आपको क्या लगता है कि एहतजाज से मसाइल हल होंगे और ये जो मौजूदा जो लीडरशिप है वो इतनी अहल है, वो इतनी काबिल है कि वो इस तरीके से मामलात को, एहतजाजी तहरीक को लीड कर सके और कोई मौसर किस्म का एहतजाज? देखिए, या तो आप इतना बड़ा एहतजाज करें कि उससे हुकूमत दबाव में लाखों की तादाद में लोग बाहर निकल आए, वो तो नहीं हो रहा। इसलिए हुकूमत पे तो कोई बड़ा दबाव नहीं पड़ेगा इस छोटे छोटे एहतजाज से, एक बात। और दूसरी बात यह कि अगर आप 14 अगस्त को भी एहतजाज कर लें, फिर 6 सितंबर को भी कर लें, फिर आगे भी कर लें, जो भी आएगी डेटें, इन छोटे छोटे एहतजाजों से मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल तो उसी वक्त हल होंगे जब हुकूमत और अपोजिशन जो है वो मिलकर बैठेंगे और बैठ के कुछ बुनियादी बातों पर इत्तफाक करेंगे कैसे निज़ाम को चलाना है। लेकिन अगर वो नहीं बैठते हैं तो इसका मतलब यह है कि मुल्क एहतजाजी सियासत का शिकार रहेगा, मुल्क के अंदर सियासी महाजराई बढ़ती रहेगी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ती रहेगी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी, सिक्योरिटी के इश्यूज बढ़ते रहेंगे। तो आप जिस जगह पे लेके जाना चाहते हैं इस मुल्क को तरक्की के दहाने पे, वहाँ तो फिर आपके जो इंटरनल चैलेंजेस हैं वो इतने बढ़ जाएंगे कि अगर आपने डायलॉग का रास्ता इख्तियार ना किया, और मैं दोनों को कह रहा हूँ, हुकूमत को भी कह रहा हूँ और अपोजिशन को भी कह रहा हूँ, तो दोनों को हर सूरत में डायलॉग का रास्ता अपनाना होगा, यही आगे बढ़ने का अमल है। लेकिन अगर डायलॉग में एक बुनियादी फ़र्क है, एक है डायलॉग, एक है रिकंसिलेशन। लेकिन अगर उसमें डिक्टेशन है हुकूमत की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि जी आपका कोई नुक्ता नहीं माना जाएगा, सारे नुक्ते हमारे ही माने जाएंगे, अगर आपने मानने हैं तो माने, नहीं मानना तो आपके साथ डायलॉग नहीं हो सकता, तो फिर डेडलॉक आ जाएगा। इस वक्त हो क्या रहा है? इस वक्त डिक्टेशन चल रही है।
हुकूमत डिक्टेशन दे रही है, एस्टैब्लिशमेंट डिक्टेशन दे रही है इन नुकात के ऊपर। मतलब अभी खबरें आ रही हैं कि 2 बरस के लिए आप खामोश हो जाएं, आप मुल्क से बाहर चले जाएं, आप जो है सियासी जमात किसी और को सुपर्द कर दें, आप फलां जगह पे कर दें। ये इस तरीके से डायलॉग नहीं होता। राइट सलमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और जितनी मुंह उतनी बातें हैं, तस्दीक बातें कम ही बाहर सामने आती